इसे पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हजारों नौजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरख धंधा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी जांच कर रही है ईडी और जिसके अंदर कई लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनके बयान भी हो चुके हैं। हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी युवा मोर्चे से आए हैं, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूं। वह भी जनता की लड़ाई लड़कर के आए हैं, मैं भी जनता की लड़ाई लड़के आया हूं। तो युवा में हिस्सा तो सट्टा ज्यादा चल रहा है और इसीलिए तो मैं इससे वही लाया हूं कि संवेदनशील है। एक ही विधानसभा से खाली भिलाई जिले से वैशाली नगर विधानसभा से 20,000 बेरोजगार नौजवान इस महादेव सट्टा ऐप के अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं। यही नहीं, जो दुबई में जाकर के जिसका रैकेट चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे किन किन की भूमिका है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पे आता हूं सीधा। यह सरकार के संज्ञान में कब आया? आपने 90 केस करीब दर्ज किए, मैंने पूरे केस की स्टडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कल्पना नहीं कर सकते माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कि जो सरकार को जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सरकार व्यवस्था के तहत चलने की आवश्यकता है, वह 5 साल तक इस सरकार ने, जो पूर्व सरकार थी, गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नए नए आयाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया। आपने 90 केस दर्ज किए, 90 केस में से आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? मैंने कार्रवाई जो पढ़ी है, आपने सट्टा एक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाफ जो धारा लगी थी वह थाने में अवेलेबल थी, इसलिए बेल दे दिया। जिनके बयान हुए, उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ। क्या किन किन अधिकारी, बैंक के कर्मचारी या सरकार में संज्ञान में लेकर के क्या काम किया, यह एक स्पेसिफिक प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न सचमुच बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है। इस पूरे विषय पर जो उनकी विशेष चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से, जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था, उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा ऐप के जरिए इसमें फंस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर कुल 90 एफआईआर हुए हैं। सन 2022 से इस पर एफआईआर हो रहे हैं। रायपुर में 36 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, बिलासपुर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। माननीय महोदय, इस विषय पर महादेव ऐप के संबंध में ही विशेष रूप से 67 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिसमें 54 पर चालान पुटअप हो गया है। साथ ही साथ अन्य जो ऐप हैं उनके संदर्भ में भी एफआईआर हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। दुबई के संदर्भ में माननीय सदस्य महोदय ने जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस विषय को कि दुबई में हमारे ही छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं, उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है। तो सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हुई है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है
प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। बैंक अकाउंट भी 507 हमारे यहाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपुर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रक्रिया में है। उसमें से 221 फ्रीज हुए हैं और उसमें 1,16,71,696 ये राशि भी फ्रीज हुई है। इसके अलावा और विभिन्न स्थानों पर, जैसे दुर्ग में 436 बैंक अकाउंट, सूरजपुर में 38 बैंक अकाउंट, जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट, इनके भी फ्रीज होने की प्रक्रिया जारी है। इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाहियां भी हुई हैं। कुछ जो सरकारी महकमे के लोग थे, उन पर जो बात आई थी, उनके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था, विभाग के संदर्भ में, विभाग के ध्यान में जब ये विषय आया था, तो उनको सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है। 2 अब भी जेल में हैं, ये किया गया है। और विशेष रूप से जो चर्चा का विषय है, विभिन्न चर्चा का विषय है, जिसके संदर्भ में माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके संदर्भ में भी जैसे ही ये विषय आधिकारिक तौर पर या प्रामाणिकता के साथ सरकार के विभाग के संज्ञान में आएगा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। वह भी युवा मोर्चा से हैं, मैं भी युवा मोर्चा से हूँ। जो आग उनके दिल में है, वो आग मेरे दिल में है। और मैं बिल्कुल उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये पीर भी पर्वत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए। 100% जैसे ही विषय सामने आएगा, 1 घंटा नहीं लगेगा विष्णुदेव सरकार को इस पर फैसला लेने में। 1 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। महादेव और गंगा का बहुत संबंध है। गंगा जो निकली है महादेव की जटा से ही निकली है। महादेव ऐप का जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा की याद किए हो। मंत्री जी कुछ प्रश्न करना चाहें? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं आपसे समझ चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने एक सामान्य रूटीन में सरकारी प्रश्न का सरकारी उत्तर दे दिया। मैं स्पेसिफिक पूछा कि ये महादेव ऐप के ऊपर 90 केस आपने दर्ज किए, उसमें बयान भी हुए। एक बयान मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं आपके थाने का, जिसके अंदर महादेव ऐप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया। उसका नाम है रविकांत। उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरोजगार था, मैं घूम रहा था, मेरा कहीं कुछ नहीं था। मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भाई तेरा अकाउंट खुला देता हूं। मैं उसके साथ चला गया, मैंने बैंक में अकाउंट खुला लिया। मेरे बैंक के अकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। मैं बंद करने गया तो मेरे को धमकाया। जब पुलिस वाले पकड़े, बातचीत आई तो मैं वहां गया कोर्ट में। जब मैं बैंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट में कैसे लेन देन हो जा रही है। उसके बाद में भी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं। बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं कि नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए हो, पुलिस वाले जा करके बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफआईआर दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाले को, बैंक वाला धमका रहा है उसको वहीं पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए। अब मूल प्रश्न पे आई गए अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो वो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वीप अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है।
मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। निर्धारित जैसे ही होता है ये विषय, ठीक। प्रामाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है, मैं फिर से कहता हूं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, 1 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। चलिए, कोई और छोटा प्रश्न? देखिए, ये बहुत प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न मैं नहीं, आपसे आप महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आपसे 12 मिनट अकेले निवेदन करता हूं इस प्रदेश की जनता की एक छोटा प्रश्न और कर लें। ये नहीं छोटा, आपने जो उत्तर दिया सरकार सामान्य प्रश्न पूछा, आपने कहा पहले संज्ञान में नहीं आया। जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ? सीधा सीधा प्रश्न। जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी जाकर कोर्ट में बैंक को बयान कैसे, और ये क्यों चीज? दूसरा, कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ, जरा यह स्पष्ट कर दे, फिर आगा प्रश्न मैं पूछूंगा अध्यक्ष जी। बस, धन्यवाद। लीजिए। एक जो विषय अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको जरूर उपलब्ध कराता हूं कि 507 अकाउंट जो रायपुर के फ्रीज होने वाले थे, इनमें से 221 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं, पता लगा है। थर्ड पार्टी को भी इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर ये जान पाए कि ये राशि इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजैक्शन उसका कहां होता था, ये राशि कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी। इस पूरी की जांच करवाई जा रही है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि संज्ञान का अर्थ यही है, जो बात बयान में आई है वो बात कोर्ट के सामने रखी गई है। अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा, कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे। मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है, उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे छत्तीसगढ़ में कि नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है। उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग, और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जांच होगा, सब पर जांच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का विभाग है, उनकी किसी भी बात के ऊपर मेरे को तो पूरा 100% विश्वास है। लेकिन जो नुमाइंदे लोग बैठे हैं, जो पूरे कागज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर है। क्या एक एसआई ने बयान दिया ईडी को, चंद्रभूषण वर्मा, उसने किन किन के नामों का उल्लेख किया और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, इस बेसिक प्रश्न। ठीक जी माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बयान जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है और जो कोर्ट में, रायपुर के कोर्ट में जमा है, उस बयान का इसकी कोई अधिकृत जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को नहीं दिया गया है। ये जानकारी आने के बाद, अधिकृत जानकारी आने के बाद, प्रामाणिकता उसमें है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं आपसे। फिर मैं आपके संज्ञान में लाता हूं, विभाग फिर आपको गुमराह कर रहा है। 3 जनवरी को शासन को पत्र आ चुका, 30 तारीख को फिर रिमाइंडर आ चुका। 3 जनवरी, अगर तारीख नहीं है तो तारीख बता देता हूं। ईडी के द्वारा शासन को भेजा गया, जब कोई संज्ञान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो 30 तारीख को फिर वापस रिमाइंड आया। अगर उसका बयान पूरे सुर्खियों में समाचार पत्र से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच में चल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा उदाहरण, विभाग की गंभीरता। कल मेरा एक प्रश्न था और प्रश्न लग नहीं पाया। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में एक प्रश्न, मेरी एक शिकायत की किसी ने, फर्जी शिकायत, और उस समय भी मैंने जनता से कहा कि इसकी जांच कोई रिटायर्ड जज से करा लो।
तत्काल मुख्यमंत्री ने लिखा, तत्कालीन समाज के उस समय के मुख्यमंत्री, एफआईआर दर्ज की जाए और ईओडब्ल्यू को केस गया, जिसके कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी ने आवेदन दिया और ईओडब्ल्यू इतना सक्रिय हो गया और तत्काल उसकी विवेचना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। चलिए मूल विषय में आइए। तो मूल विषय यही है अध्यक्ष महोदय कि अगर 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आने के बाद में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। इसके जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है, किसी को 30 लाख रुपया महीना, किसी को 50 लाख रुपया महीना, किसी को 1 करोड़ रुपया महीना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे समाचार पत्र से और सुर्खियों में छपा है। तो क्या सरकार स्वयं विवेचना के रूप में क्या संज्ञान में लेकर के क्या इसकी जांच नहीं कर सकती? आज तक ईओडब्ल्यू ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं की? क्या यह सरकार इस केस को सीबीआई को देगी? क्योंकि इसके दार उद्देश्य तक जुड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। ठीक, धन्यवाद। सामान्य प्रशासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी। अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो 5 फरवरी की है कि इस विषय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चलिए सेन जी, ठीक। नहीं अध्यक्ष, 17 में 18 मिनट हो गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल केस का मामला है। अन्य विषय और आएंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण, सब पर आप लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास एक गलत जानकारी है। मैं आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पे रख दूंगा। चलिए रख दीजिए कि जिस तारीख को ये गया है 3 तारीख को कोर्ट के अंदर जिस वकील ने इस बात को वहां पर मैसेज किया वो भी जानकारी है। आप मंत्री जी को दे देंगे। विभाग मैं तो ये दस्तावेज दे दूं, आप कहें तो अध्यक्ष महोदय। मैं लगातार 2 साल से इसके खिलाफ में लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किसकी से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। सेन जी, आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है, इसकी जांच की घोषणा करें। चलिए, कुछ घोषणा करना है तो बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप बस बस, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे ये कहता हूँ ठीक ठीक, कि अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो ले अवश्य उपलब्ध कराएं आप। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है, और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी से जांच कराना, नहीं प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्या स्थिति आती है। ऐसा नहीं है, मेरा आग्रह फिर इस पर है अध्यक्ष महोदय। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बरातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है, और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। उन बरातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे एडिशनल एसपी जो उस जिले में पोस्टिंग होकर, ऐसे एसपी, ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। हाँ, इसके बाद आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कानून का राज होना चाहिए, और कानून के नज़र में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें, या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। राम जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि महादेव सट्टा ऐप
सरकार के संरक्षण के बगैर छत्तीसगढ़ में फल फूल नहीं सकता था। बाकी तो तकनीकी पक्ष आप बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे एक ही मांग करना चाहता हूं गृह मंत्री जी, आप स्टेट प्लेन ले लीजिए शनिवार को और चले जाइए उत्तर प्रदेश और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ, ये बुलडोजर जो खड़ा है ना, जो इसमें फंसे हैं 10-5 का बुलडोजर में गिरवाओ, तब थोड़ा खौफ पैदा होगा। ये कितना कायदा कानून में आप चलोगे? यहाँ तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, वो क्या क्या मलानी है और क्या क्या इंग्वी इब्बल सिब्बल सब आ जाते हैं। आप कहाँ पुरोगे? 1-1 करोड़ फीस वालों के सामने में बुलडोजर को मारो, ड्राइवर को कुछ खिलाओ पिलाओ, भेज दो, तोड़ ताड़ के आ जाए, तब थोड़ा खौफ पैदा हो। चलिए, बहुत अच्छा। खौफ का नाम पुलिस है, श्रीमती संगीता सिन्हा अपराधियों में। चलिए, के घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है। धन्यवाद। और ये 300 जो पकड़ाए हैं माननीय उसमें अध्यक्ष 10-5 को उड़वा दो। महादेव सट्टा पूछ रहे थे। नहीं, मैं एक पूछ लेता हूँ। उमेश पटेल जी के स्थान पे पूछ रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 2। मैं माननीय अध्यक्ष आपका नंबर बाद में आएगा। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसमें पूछ रहे हैं? महादेव पे? मैं महादेव सट्टा में। 1 मिनट रुक। माननीय हमारे सदस्य राजेश मुणत जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन जो विवेचना जो आई, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई नहीं, और वास्तविक में ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये सट्टा चलते रहेंगे, ऐप चलते रहेंगे। आज आपका भी प्रश्न है, बाकी लोग छोटे लोग को पकड़ना और आसान होता है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो नहीं रही माननीय अध्यक्ष महोदय। संक्षिप्त करिए। इसलिए उसमें जांच होनी चाहिए और कोई ना कोई जांच की घोषणा करनी चाहिए। साथ में खिलवाड़ किया गया है, उनके भविष्य को चौपट किया गया है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है उसमें। एक भी लोगों को भविष्य चौपट करने का काम किया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविष्य युवाओं का ठीक नहीं होगा। इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए। संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, 1 मिनट संगीता। माननीय मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपर्याप्त लगता है। उसमें ये विषय जितना गंभीर है, कोई कमिटमेंट सरकार की ओर से आना चाहिए कि इसको हम समयबद्ध ढंग से इतने दिन में निराकृत करेंगे करके। चलिए, ये बड़ा ज्वलंत विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा जो 5 साल जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे जितने भी अधिकारियों छोटे छोटे लोग ही इसमें गिरफ्तार जांच की जाए। चलिए अध्यक्ष जी, 5 साल दुर्ग जिले में बस जितनी पोस्टिंग हुई है उसकी जांच किया जाए। 26 मिनट हो गए। चलिए, आदरणीय अगला प्रश्न जी। आप 26 मिनट हो गए, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। लेकिन निर्णय नहीं निकल पाया। निर्णय तो कुछ नहीं, वो उत्तर वही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश का सबसे आप बड़ा इतना घोषणा कर दीजिए कि 5 साल से जितनी पोस्टिंग हुई है उन अधिकारियों की जांच होगी। केंद्रीय गृह मंत्री तक इस पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी, और हम लोग लगातार ये विषय इतना ही है कि उसमें जो भी है समयबद्ध घोषणा करें क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक्ष जी। अपनी सरकार आप घोषणा करें ना। आदरणीय वैशाली नगर में पान ठेला चलाने वाला युवक आईफा अवार्ड पर फाइनेंस का हुआ है। चलिए, दूसरे प्रश्न में आ जाइए। धन्यवाद। आपने कहा कि महादेव की जटा से ही गंगा निकली है। हाँ जी। तो निकल तो नहीं रही गंगा, कहीं रुक गई है? कम से कम इस मंदिर से अच्छा संदेश चला जाए। इस मंदिर से अच्छा संदेश चला जाए। कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, जवाब देने खड़े हो गए मंत्री जी खड़े हैं भाई। महादेव ऐप को लेकर हमारी सरकार को बड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। 5 साल जो दूर में पोस्टिंग थी जिनकी भी अधिकारियों की, उनकी जांच होनी चाहिए। चलिए, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कुछ। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जांच केंद्र की एजेंसी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है और उनका जांच अंतिम स्थिति में है। वो चालान पुटअप कर चुके हैं। ठीक। अरे आप प्रतीक्षा कर लें, एक बार उस चालान को देख लें, जो आप चाहते हैं वो चालान में है। एक मिनट, माननीय उप गृह मंत्री जी,
164 के बयान के तहत ईडी का बयान अपने आप में कोर्ट में दिया हुआ बयान माना जाता है। अगर नहीं है तो विभाग क्लियर कर लें। धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंद्रभूषण ने और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जयललिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो चुका है। जब इतना सब कुछ साक्ष्य होने के बाद में भी आप किनको बचाना चाहते हैं? किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ कुर्सी के सलाम करने वाले हैं। जिन जिनको आप बचाना चाह रहे हो वो किसी के नहीं है। वही अपने ऊपर डंडा चलाए हैं, वही आंसू गैस फेंके हैं, वही फर्जी केस बनाए हैं और वही आपको लिख करके दे रहे हैं। कुछ नहीं होना है। महादेव की जटा से गंगा निकलनी चाहिए। और आपने कहा ये दर्द मेरा नहीं है, दर्द आपका भी है। इस पे कोई न कोई फैसला होना चाहिए। ये उम्मीद है। मोड़त जी जेन ताप दी तीन जरबे कर ही चिंता जान करा। चलिए 2 महीना नहीं, इस पे मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। संगीता जी माननीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ गए, कुछ कह रहे हैं, आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज एक निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय एक मिनट बैठिए, नीरज जी बैठिए, बैठिए 1 मिनट बैठिए। चलिए दो महोदय आखिरी लाइन बोल लीजिए। सबके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि ईडी के प्रेस नोट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वेबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम हैं और उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको ईडी उपलब्ध करा दे, ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, वो होगा जो आपके मन में है। चलिए।